फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे यूजीसी नेट के पेपर में जो हिंदी साहित्य का हमारा पेपर है उसमें जो हमारी जो कहानियाँ लगाई हुई है, आज से हम उनकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और लगातार हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम करते हैं राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से भी जानी जाती है, की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, पहले हम लेखिका का परिचय करेंगे। चलिए, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की समीक्षा और पात्र परिचय। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिनका छद्म नाम बंग महिला, का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष और माता का नाम निदरवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। इनकी कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। दालिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और अब करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उनको। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर श्री शंभू के चिट्ठी निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बंगाल साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका यानी कि बंग महिला। चलिए अब हम करते हैं कहानी। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों के भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? वो हो
देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं ना। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनके गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तना आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब
विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल रूप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, सासालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कल्क शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुन्व भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूत मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विदा विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, भी वे काठ के पुतलों की भांति है, जिन्हें उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नचाते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपको आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हो, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपकी इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। आज ये हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें जो हमारी बंग महिला ने लिखी है, राजेंद्र बाला घोष ने, कंप्लीट हुई। इसके बाद हम कल दूसरी कहानी लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।